Hello, good morning, everyone. Please confirm once whether you things are fine. So, ये स्क्रीन है, अगर आपको दिख रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका समरी है। ओके, सो ये लास्ट क्लास में YDSA यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टाइप का एक प्रॉब्लम डील किया था। होपफुली आपने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी कर ली है एस.सी. वर्मा या किसी और बुक से। आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। ये जो इंटेंसिटी का ग्राफ है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। लोकेशन ऑफ मैक्सिमास मिनिमास ऑन द स्क्रीन विच इज फार अपार्ट। फिर नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास कैसे काउंट करते हैं। स्क्रीन अगर आपका सर्कुलर हो जाए या डिफरेंट टाइप का हो जाएगा तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट में आपने ये पढ़ा था ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं। सो रिफ्लेक्शन के रूल में आपने देखा कि व्हेन एवर देयर इज अ फिक्स्ड बाउंड्री देन इट रिटर्न्स बैक विद पाई फेज डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना, पाई फेज डिफरेंस से आता है। और या फिर लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है इस वेव के पास जो कि रिफ्लेक्टेड वन है। इन केस ऑफ फ्री एंड, तो अगर एंड आपको फ्री है तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा सेम फेज पर आएगा। देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, सो दे आर इन द सेम फेज, दे आर इन द आउट ऑफ फेज। तो जो पहले वाला अरेंजमेंट है इसको हम लोग आउट ऑफ फेज भी कहते हैं क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस है। और इक्वेशन के टर्म में भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाती है रिफ्लेक्शन में, वो आप जानते हो। इसी को आगे कैरी करते हैं। तो इन्हीं रूल्स को हम लोग और जनरलाइज फॉर्म में लिख लेंगे। हेडिंग उसी को वापस कर देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स और वेव। जब कभी फिक्स बाउंड्री होगा या फिर फ्री बाउंड्री होगा तो आपने जो रूल्स लगा समझा इससे पहले उसको अप्लाई करोगे। कई बार ऐसा होगा कि एक मीडियम होगा, एक मीडियम से फिर दूसरे मीडियम पे वो एंट्री कर रहा होगा, बीच में बाउंड्री होगी। जैसे कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है और एक दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है। सो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रहा होगा तो फिर कैसे बिहेव करेंगे। तो ट्रांसमिशन तभी होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना अलाउड होगा। तो दो तरह के केसेस बन सकते हैं, या तो फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा होगा या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर आ रहा होगा। सो अकॉर्डिंगली दो रूल्स को लिख सकते हैं। इफ wave moves or propagates from rarer medium to denser medium, तो जब रेयर से डेंसर पे आप जा रहे होंगे या वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा, वॉच कर रहे होंगे, देन यू विल फाइंड कि एक बाउंड्री मिलेगा। उस बाउंड्री पे क्या स्टोरी बन रहा है उसको अपने को देखना है। तो बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स वापस भी आएगी, और ये ट्रांसमिशन होगा जिसका मतलब वो आगे भी जाएगा। सो इन दिस केस क्या होता है, मैं लिखता हूँ, इफ वेव मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन reflected wave has undergoes extra phase difference of pi। जो भी थोड़ी देर पहले लर्न किया था, रेयर से डेंसर जाने का मतलब हुआ है कि वो फिक्स जैसा बिहेव करेगा। सो रिफ्लेक्टेड वेव के पास एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आएगा पाई का, या फिर पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करो तो लेमडा बाई 2, और पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, एंड there will be
no extra phase difference or path difference for transmitted wave. So rarer to denser केस में ये लॉ लगता है, और ये वही फ्री जो फिक्स्ड एंड वाली बात हम लोगों ने की थी, सिमिलर टाइप का है, इसमें ट्रांसमिशन आ रहा है. So reflected wave will have a phase difference of pi, transmitted wave have a no phase difference, और जब रेयर से डेंसर पे जाएगा. इसको एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, और उस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में. ऐसा बोलेगा कि अपने पास एक ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर आपने एक पल्स क्रिएट किया हुआ है. अभी हम लोग एक पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है. फिर यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रिंग है जो कि डेंसर टाइप का है. तो लेट्स से कि ये दूसरा वाला डेंसर है, फर्स्ट वाला रेयरर है. डेंसर को थिक बना दिया है. ऐसा सिनेरियो आपको बना के दे देगा और बोलेगा कि बताइए जब ये बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है या फिर ये जब इससे अब मीट होने के बाद किस तरह के वेव को बनाएगा. 4 ऑप्शन दे देगा, अपने को राइट ऑप्शन पकड़ना है. तो हम जानते हैं कि जब ये बाउंड्री पर आएगा तो एक पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट बैक होगा, दूसरा पोर्शन इसका फॉरवर्ड जाएगा, ट्रांसमिशन करेगा. सो दिस विल बी द इंसिडेंट वेव. नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक, वो अपने को बनाना होगा. सो ये पाई का फेज डिफरेंस लेकर के वापस आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज मीटिंग विद अ डेंसर मीडियम, सो वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ डेंसर. ये वो बताएगा कि वो डेंसर है और ये रेयर है. हम लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग में डेंसिटी जो मास पर यूनिट लेंथ होते हैं वहां से पता चल जाएगी. तो ये थिक है, इसका मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस. सो ये तो ये दिखाना होगा. फिर ट्रांसमिशन वाला कैसे दिखाएंगे? ट्रांसमिशन वाला वेव सेम फेज पे आगे जाएगा. दैट मीन्स अगर वो अपसाइड से जा रहा था तो ये भी अपसाइड से ही जाएगा. वो जो 4 ऑप्शन आपको देगा बस इसमें ये चेंजेस करेगा. एक को ऊपर बनाएगा, फिर नीचे बनाएगा, फिर किसी और को ऊपर बनाएगा, किसी और को नीचे बनाएगा, जस्ट टू चेक यू कि क्या आप जानते हो कि किसमें फेज डिफरेंस आ रहा है और किसमें नहीं आ रहा है. सो दिस विल बी रिटन एज y ट्रांसमिटेड वेव, दिस विल बी y रिफ्लेक्टेड वेव. ड्रॉ कर लीजिए दिस एज एन एग्जांपल. सो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड उसी मीडियम में वापस आती है वो फेज डिफरेंस अकर करता है, और जो नेक्स्ट आगे चला जाता है उस पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है. हाँ, यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज होगी और भी चीजें चेंज होंगी, बट फेज डिफरेंस कैसे बिहेव कर रहा है वो बताया गया. यस. So velocity will change now because energy should remain conserved. Velocity will change because I told you like velocity will change. Velocity is under root t by mu. अगर ये स्ट्रिंग है तो एंड यू विल फाइंड कि इसके पास कुछ v1 वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ v2 वेलोसिटी होगी. दोनों में अगर आपने यहाँ पे बाउंड्री लगा रखा है, लेट्स से टाइट करके रखेंगे, आपको टेंशन तो देना ही पड़ेगा. या तो पुल करके रखो या बाउंड्री बना करके रखो. सो टेंशन वही रहेगा क्योंकि ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो जितना इसको पुल करेगा उतना इसको पुल करेगा. सो बोथ विल हैव अ सेम टेंशन, लेकिन दोनों का म्यू अलग होने की वजह से दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएंगी. तो आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछ सकता है, whether they will be equal or different. You say they are going to be different or they will be given by this formula. तो v1 कैसे लिखेंगे? v1 आएगा t डिवाइड बाई mu1. v2 को कैसे लिखना होगा? अंडर रूट t डिवाइड बाई mu2. t क्यों इक्वल हम लोग बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से कनेक्टेड है तो दोनों में सेम टेंशन होने का. लेकिन फेज कैसे जाएंगे उसके लिए ये पॉइंट बनाया गया और एग्जांपल उसके साथ इलस्ट्रेट किया गया. पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसमिशन हो जाए. इज इट पॉसिबल होल वेव विल रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड? यस, वो पॉसिबिलिटी है. जैसे कि अभी आपने देखा था, इससे पहले वॉल बना दिया था तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हुआ था, ट्रांसमिट नहीं हो पाया क्योंकि आगे मीडियम नहीं है. सो अगर आगे मीडियम नहीं होगा तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कंप्लीट ट्रांसमिशन भी हो सकता है. उस केस में बॉन्ड सेम दोनों का अगर डेंसिटी आप सेम कर दोगे
तो वापस नहीं आता है। वापस कब आता है? जब डेंसिटी डिफरेंस आएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला वेव चल रहा है ये हर मोमेंट पर, आप कैसे समझ सकते हो? फर्स्ट वाला जो पल्स चल रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग में, ये हर मोमेंट पर ट्रांसमिट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री के इस साइड और उस साइड दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एक बाउंड्री मिलती है, डिफरेंट मीडियम मिलता है, सेम मीडियम में पूरा का पूरा ट्रांसमिशन चल रहा होता है, और बाउंड्री मिलने के बाद पार्शियली ट्रांसमिशन पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर फ्री या फिक्स बाउंड्री आपकी है तो कंप्लीटली रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। So they are possible, yes. There should change in amplitude as well. Yes, amplitude भी change होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो क्वेश्चन जो फिगर टाइप के बना के देगा, तो उस पे आपको ये देखना है कि कौन सा पोर्शन अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, किस पे फेज डिफरेंस आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। आप देखोगे वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, फिर v इज इक्वल टू लेमडा इनटू एफ होता है ना। और अगर सोर्स से फ्रीक्वेंसी कॉन्स्ट वही रहती है, सोर्स वही रहता है, तो आप पाओगे वेवलेंथ भी चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज करेगा। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो यहीं पे लिख देता हूँ कि एम्पलीट्यूड कैसे होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए इंसिडेंट है तो इसके एम्पलीट्यूड को लिखेंगे ए ट्रांसमिशन, इसके एम्पलीट्यूड को लिखेंगे ए रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड आएगा, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, आपने बोला तो मैं भी इसको लिख के बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इस बात पे रिफ्लेक्शन का इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये वापस इसी मीडियम पर रहेगा और इसे कोलाइड करने वाला है। तो इसको लोग लिखते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो वेलोसिटीज अगर आपको दे देगा तो आप एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो। खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछ लेता है कई बार या निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसका मतलब है अगर आपको इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड पता है और इनकी वेलोसिटीज के रेशियो, या फिर ऐसा बोलो वेलोसिटीज का रेशियो का मतलब हुआ उनकी डेंसिटीज के रेशियोज पता है, तो हम रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड बता सकते हैं कि कितना रिफ्लेक्शन होने वाला है। दूसरा, एक और आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसमिशन के लिए। सो जो ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड आता है दैट इज ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 ए इंसिडेंट। तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों के एम्पलीट्यूड निकाले जा सकते हैं, और इनको यूज करके हम बता सकते हैं कि कितना रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड आएगा, कितना ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड आएगा। इनको याद रखना भी आसान है। आप देखोगे कि अगर सपोज कर लीजिए कि दूसरा मीडियम हमारा बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है, सो इसका मतलब इतना रिजिड है कि उस पर वेव जा नहीं रहा है। वेव नहीं जा रहा है तो v2 जीरो हो जाएगा। v2 जीरो हो जाएगा, अगर v2 की वैल्यू जीरो होगी तो ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि v2 जीरो हो गया। सो इसका मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा? केवल और केवल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मोरओवर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दूसरा वाला मीडियम भी पहला वाला मीडियम बनता है, that means there is no difference in the medium, that means boundary is not present basically, so there will be no reflection, there will be no reflection। तो अगर v1 और v2 को हम इक्वल कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, यानी रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड नहीं आना चाहिए। तो v1 और v2 को इक्वेट करोगे सो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जिससे रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तो इस एम्पलीट्यूड से हम बता सकते हैं कि हम एक बार वेलोसिटी मिल गया तो यहाँ से हम v1 बाई v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इनके बारे में बता सकते हैं कि उनके वेवलेंथ कैसे आएंगे। v1 v2 आर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज। ये वेलोसिटीज वेव की वेलोसिटी है मीडियम में। अब देखो ना, जो वेव वेलोसिटी होती है, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में वेव वेलोसिटी यही रहेगी, चाहे वो इनिशियल आप कह लो या फाइनल कह लो, कोई भी कह लो। v2 इज द वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। वेलोसिटी कब चेंज करेगा? जब या तो आप टेंशन चेंज करो या फिर उनके मटेरियल या डेंसिटी को चेंज करो। अगर आपने ऐसा चेंज नहीं किया तो आप पाओगे कि v1 v2 नहीं चेंज करेगा। इसको आप ऐसे फर्दर रिलेट कर सकते हो। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंसिडेंट वेव होगा और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा
उनकी वेलोसिटीज के बारे में बताइए, क्या वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटीज आर दे इक्वल और दे आर डिफरेंट? तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेम मीडियम पर है और वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करता है, इक्वल रहेगा। गुड। सो v1 क्या है? v1 is the velocity of first string medium, v2 is the velocity of the second medium. यस, तो जो वेलोसिटीज होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और इसलिए वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड कैसे चल रहा होता है? एम्पलीट्यूड इस तरह से चेंज कर रहा होता है और इस तरह से हम बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे जाएगा। तो ये लॉ हुआ जब हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मैं लिख देता हूँ, सिमिलर टाइप का है, उसको भी आप याद रख सकते हो। उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वेव मूव्स फ्रॉम सिमिलर टाइप। सो ऐसा लिखेंगे, इफ वेव moves from denser medium to rarer medium, then you want to see the previous slide? Okay, कॉपी कर लीजिए। अगर ये तो इसी का काउंटर वर्जन हम लोग लेने वाले हैं अगली स्लाइड में। डेंसर और रेयर को इंटरचेंज कर देंगे। Sir, uh, sir, in previous slide, what that free means, that free and movable end is providing so that there is no phase difference. फ्री एंड मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि वो फेज डिफरेंस क्यों नहीं आता है, या फिर ये जानना चाह रहे हो फ्री एंड का मतलब क्या सर, है? यहाँ पे फ्री एंड का फंक्शन क्या है एग्जैक्टली? ओके, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देंगे। उसको फ्री एंड और फिक्स एंड में जो किस तरह से फेज डिफरेंस आता है, फंक्शन क्या है, उसको और इलेबोरेट कर देंगे और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिगर बना करके पूछता है। सो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। इफ वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन व्हाट हैपेंस? सो हम लोग लिखेंगे देन देयर इज नो phase difference or path difference for reflected or transmitted wave. सो दोनों केसेस के लिए, चाहे वो ट्रांसमिटेड हो या फिर वो रिफ्लेक्टेड हो, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, सभी सेम फेज पर रहने वाले हैं। किस केस के लिए? जब हम डेंसर से रेयरर पर जाएंगे। सो सपोज कर लीजिए कि आपको ऐसा एग्जांपल दे देता है और आपसे बोलता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बताइए क्या चल रहा है। तो ऐसा बोलता है कि लेट्स से कि ये अपने पास एक वेव पल्स है और ये डेंसर स्ट्रिंग पर आपने क्रिएट किया हुआ है। इसके बियॉन्ड एक रेयर स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इनको टेंशन कंडीशन में रखा हुआ है, either by pulling or fixing. So you need to draw the wave pulse when after certain time, जब ये इसको क्रॉस कर जाता है बाउंड्री को। तो आपको दो वेव पल्स ड्रॉ करनी होंगी, एक फर्स्ट वाले मीडियम में और एक दूसरे वाले मीडियम में। इसको हम लोग मीडियम नंबर 1 बोल देते हैं, इसको मीडियम नंबर 2 बोल देते हैं। सो इन केस अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या आप इस तरह से ड्रॉ करोगे कि जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा तो ये सेम फेज पर आएगा। इसको डाउन साइड नहीं ड्रॉ करने का, वरना फिर रॉन्ग हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा वो हम लोग एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट दिस विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन विल बी दिस, ट्रांसमिशन वाला आगे जाएगा, रिफ्लेक्टेड वाला पीछे आएगा। तो वेक्टर्स को ड्रॉ करना अपने को आना चाहिए, डायरेक्शन as well as phase. So that's the reflected, that's the transmitted.
अगर आप मैंने जो ड्रॉ किया है और ऊपर जो लिखा है दोनों को आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, देन अपना पर्पस पूरा हो जा रहा है कि ये फर्स्ट हमारा डेंसर था और दूसरा रेयरर था। कई बार वो लिखेगा नहीं रेयरर कौन है डेंसर कौन है, देख करके हमने को समझना है। थिक है और सेम मटेरियल का बना हुआ है, या फिर ये थिक है तो आप बोलोगे पर यूनिट लेंथ इसका जो मास है वो ज्यादा होगा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होने वाली है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी कम होने वाली है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। और हमारा पल्स जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रहा है। सो वेन एवर वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देयर इज नो फेज डिफरेंस इन बोथ केसेस। तो आप पाओगे कि ये भी ऊपर से ही आएगा, ये भी ऊपर से जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़े। ये फिर इस पे कुछ बताना है बाकी, और ये जो फॉर्मूलाज हैं अभी भी वही रहेंगे, V1 V2 के रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के फॉर्मूलाज एग्जैक्टली वही रहेंगे, कोई भी बाउंड्री से कोई भी ट्रांसमिशन क्यों ना चल रहा हो। सो इन आइदर केस यू आर गोइंग टू यूज दिस। कॉपी कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूँ, और फिर उस पर बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको एक दो क्वेश्चन को डील करता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्री एंड और फिक्स्ड एंड वाला, आपने पूछा भी अभी कि अगर ये वेव पल्स जा रहा है और लेट से ये फिक्स बाउंड्री है और अपने को पता करना है कि कुछ समय बाद ये कैसा पल्स नजर आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये किसी v वेलोसिटी से जा रहा होगा और समथिंग लाइक दैट। देन ये तो अपने को पता चल रहा है कि अगर आप इसको टाइट करके रखोगे, फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा, कुछ समय बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फर्दर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर कहाँ पर जाएगा, फिर कुछ यहाँ पर बाउंड्री पे चल रहा होगा और आफ्टर सर्टेन टाइम ऐसा नजर आएगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि रिफ्लेक्शन में कैसा नजर आता है रिफ्लेक्शन करने के बाद तो बताइए, तो आपको डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ पर बना देना है और वहां से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन रिफ्लेक्शन का कितना है। अगर ये v वेलोसिटी से गया था तो ये भी v वेलोसिटी से वापस आएगा, क्यों? क्योंकि सेम मीडियम पर है और v की वैल्यू √t/μ होती है। t अगर आपने सेम मेंटेन रखा है, म्यू सेम रहेगा, तो फिर वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। बट एग्जाम में वो क्या इंटरेस्ट लेता है, वो उस पॉइंट पर इंटरेस्ट लेता है जब ये कोलाइड कर रहा होता है, मतलब जब ये ट्रांजिशन चल रहा होता है, क्योंकि ये इसकी कुछ लेंथ होगी तो ये विद इन सेकेंड इधर से उधर क्रॉस नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस ट्रांजिशन टाइम के बारे में वो पूछना चाहता है कि वेव पल्स कैसा नजर आता है, उसका फिगर बनाइए या फिर उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कीजिए। आपने कुछ लिखा है एम्पलीट्यूड्स फॉर्मूला इन डेंसर टू रेयर विल सेम एज दैट ऑन। हाँ, ये जो फॉर्मूलाज हैं दे आर जनरल फॉर्मूलाज, whether it is going from denser to rarer medium or rarer to denser medium. V1 will be the first medium, 2 velocity will be of the second medium. So first medium और second medium की velocities को रख करके आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर जो V1 यूज किया गया है वो first medium है, V2 का मतलब second medium है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट आपका रेयरर है, सेकंड डेंसर है, उस केस में अदरवाइज हो जाएगा फर्स्ट डेंसर हो जाएगा, सेकंड रेयरर हो जाएगा। इस पर वापस आते हैं। होपफुली कि आपको स्लाइड दिख रही होगी, अगर इश्यू बनता है तो आपको जरूर बोलना है। इसके ट्रांजिशन वाले पोर्शंस को हम लोग वॉच करते हैं। इसके इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हम बता सकते हैं। इसमें हमको V2 को कितना लेना है, 0 लेना है। तो आपको V2 0 लेना, क्योंकि सेकेंड मीड अगर सपोज लेसी में आपको एम्पलीट्यूड निकालना हो, ये A इंसिडेंट है, ये A ट्रांसमिटेड है, तो हम सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना लेंगे, 0, क्योंकि सेकेंड मीडियम इनफाइनाइटली डेंस है।
अगर कोई इनफाइनाइटली डेंस है तो उसका अंडर रूट टी बाई म्यू कितना हो जाएगा, म्यू इनफाइनाइट हो गया, रिजिड मीन्स इज वेरी हेवली डेंस्ड, तो ये 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर भी उस फॉर्मूले को लगा सकते हो, तो इससे हम ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। एनीवे उस एम्पलीट्यूड के बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये रहेगा। कुछ समय बाद ये सिचुएशन आपको ऐसी नजर आएगी, ये जो पल्स है बाउंड्री को जस्ट टच करने वाला है, यहाँ पर पहुंच गया। इससे पहले कि इस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन आने में कोई इशू नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि वो मूव करता हुआ चला जा रहा था, और v इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला एंड ऑल दैट। लेकिन इसके आगे क्या होगा वो अपने को समझना जरूरी हो जाता है, तो आगे के लिए बात करते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट वाली फिगर बनाया है, इससे जस्ट पहले कैसा दिख रहा होगा, या फिर जब बाउंड्री से निकल रहा होगा, तो उससे जब ये बाउंड्री से निकलेगा तो कुछ पोजीशंस लेगा, या फिर यहाँ इसी के आगे बढ़ाते हैं। अपने को क्या करना होता है, अपने को इसको एक मिरर जैसा ट्रीट करेंगे, जो ये बाउंड्री है, और ऐसा इमेजिन करेंगे कि इसकी एक मिरर इमेज है, लेकिन वो मिरर इमेज इन्वर्टेड है, क्योंकि हमको पता है कि वो पाई बाई 2 का फेज, ये पाई का फेज डिफरेंस आता है, और ये इधर आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग सुपर पोजिशन के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जिससे कि कितना भी टफ सिचुएशन दिया होगा उसका हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। So we will consider this boundary as a mirror, and we will make the mirror image of the same picture backside image उसकी बनाएंगे, और लेकिन एक चेंज कर देंगे कि जो पल्स अपसाइड होगी उसको डाउन साइड बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि फाइनली ये डाउन साइड आने वाला है। जब ये इस बाउंड्री पर आ जाएगी तो हमारी जो मिरर वाली सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी चल रही होगी, इमेज वाली सिचुएशन वो इधर आती हुई नजर आएगी। फिर अपने को क्या करना है, जैसे ही टाइम पास करे इसको इधर लेके आना है और इसको इधर ले जाना है, और बीच में जहां पर भी जितना ओवरलैप करेगा, सुपर पोजिशन करेगा, उसका सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा देना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हम कभी भी ट्रांजिशन वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रांजिशन की फिगर को बना सकते हैं। अगले मोमेंट पर क्या होगा, ये जो रियल पल्स है वो आगे जाना चाहेगी, लेकिन आगे तो स्कोप नहीं है, ये इमेजिनरी पल्स है वो इस साइड आना चाहेगी, तो दोनों को ड्रॉ करेंगे। सपोज कर लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया, उस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और इसका ये कैप टॉप वाला पोर्शन बाउंड्री तक गया, फिर अपने को बाउंड्री मिल गया। ये जो दूसरा पोर्शन है ये अब अगर ये बाउंड्री नहीं रहा होता तो दूसरा पोर्शन ऐसा रहा होता पूरा का पूरा, और ये इधर जा रहा होता ना। इमेजिनरी के साथ कैसे चल रहा होगा, इमेजिनरी पल्स भी आगे बढ़ गई होगी उसी वेलोसिटी से। सो इमेजिनरी पल्स कुछ ऐसा जाएगा, ये भी अपने हाफ पार्ट तक आ गया होगा अगर हम लोग हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर अपने को एक बाउंड्री पता है। सो ये इमेजिनरी का जो पोर्शन इधर निकला होगा वो ये होगा। अब आप देखोगे कि इस जगह हमको दो पल्स नजर आएंगे, एक रिफ्लेक्टेड आने वाली, एक ट्रांसमिशन, और दोनों इस वाले जोन पर अभी एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अपने को लगेगा सुपर पोजिशन का रूल। जब हम लोग सुपर पोजिशन लगाएंगे तो अपने को क्या करना होगा कि ये ऊपर वाला पल्स एक पल्स होगी, नीचे वाला जो होगा वो एक दूसरा होगा, और दोनों का सुपर पोजिशन चल रहा होगा। फिर किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, जैसे कि इस पॉइंट को हम लोग पकड़ते हैं तो इसका ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे का ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और सिमेट्रिकल है, जैसे जो पल्स होता है उसी की एग्जैक्टली इमेज बनाई हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने एकदम मिड पे लगाया है, तो जितना ऊपर गया होगा उतना ही डाउन साइड वाला पार्ट रहा होगा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो आप आओगे इन सभी पॉइंट्स के जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितने हो जाएंगे, 0। तो ये जो मोमेंट है ये कौन सा मोमेंट है, जब ये हाफ इनसाइड जा चुका है और हाफ बाहर है, तो उस केस में अपने को जो इफेक्टिवली नजर आएगा वो कैसा नजर आएगा, इफेक्टिवली ये नजर आएगा। माइंड इट कि मैंने बहुत सिंपल वाला केस बताया है, कब, जब हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। ऐसा भी हो सकता है कि 1/4 ही आगे गया हो या 1/3 ही आगे गया हो,
तो जितना पोर्शन आगे इसका जाएगा उतना पोर्शन इसका हम बाहर निकालेंगे, फिर दोनों को सुपरपोज कराएंगे, फिर उनका जो रिजल्टेंट पार्ट बनेगा उसको ड्रॉ करेंगे। सो वो आपसे क्या करता है, जनरली सिंपल केस के पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे मिड सेंटर वाले पॉइंट के बारे में पूछा गया, हाफ हाफ के बारे में। तो हाफ केस में आप देखोगे स्ट्रिंग आपको ऐसा नजर आएगी उस इंस्टेंट पर जब ये हाफ जा रहा होगा। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो अपना काम हो जाता है। पल्स ड्रॉ करना है, इसको मिरर कंसीडर करना है, एक इमेजिनरी पल्स उधर से इमेजिन करना है, फिर इसको आगे बढ़ाते रहना, उसको भी आगे बढ़ाते रहना है, और एज इफ की बाउंड्री नहीं है, इसको आगे लेकर के आएंगे, इसको आगे लेते आएंगे, जितना पोर्शन सुपरपोज होगा उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। ये हो गया जब हमारा फिक्स्ड एंड होगा। फ्री एंड होगा तो क्या करेंगे, तब भी हम लोग इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे, फिर भी उसको मिरर बनाएंगे, लेकिन अब इसको डाउन साइड ना लेकर के अप साइड बना लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्री केस में सेम फेस पर आता है, तो फाइनली हमारा ऊपर से आएगा फ्री केस में, इसलिए हम ऊपर बनाएंगे और सेम लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे। ये मैंने एक इंटरमीडिएट पोजीशन बनाई है। आप पाओगे कि इस सिचुएशन से लेकर के फाइनल सिचुएशन आने तक इनफाइनाइटली मैनी इंटरमीडिएट पोजीशंस बनाई जाती, इनफाइनाइटली मैनी, और कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछ सकता है, मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर के देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे 2-3 केसेस के लिए इंटरमीडिएट टाइम के लिए। लॉजिक ये आपको लगाना है, सुपर पोजिशन का मतलब y1 प्लस y2, y1 कौन सा होगा इंसिडेंट, y2 कौन सा होगा जो अंदर से इमेजिनरी बन करके आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है और कैलकुलेशन के साथ है, लेट्स से कि एक पल्स है, सिंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो पल्स को हम थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ कैलकुलेशंस। ट्रायंगुलर पल्स है और यहाँ पर एक बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री को कंसीडर कर रहे हैं। सब लोग अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ जैसा मैं बोलता रहूंगा जिस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए आप ड्रॉ करते रहेंगे, फिर क्रॉस वेरीफाई करना जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसको फोर्स से पुल करके रखा हुआ है और ये पल्स इधर जा रहा है। ये पल्स की वेलोसिटी अपने को दे रखी है, लेट्स से दिस इज मूविंग विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। कुछ और भी इसके पैरामीटर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो दे देते हैं। ये हाइट है और ये जो गैप्स हैं ये 1 सेंटीमीटर के हैं, सो दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 2 सेंटीमीटर। सो ये ट्रायंगुलर पल्स की इंफॉर्मेशन आपको दी है कि किस तरह से शेप है, ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो, ये आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर से ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर के बाद आपको बाउंड्री नजर आ रही है और ये सिनेरियो t=0 पे है। अब आपसे ये हर इंस्टेंट के बारे में पूछ सकता है कि 1 सेकंड बाद पल्स कैसा नजर आएगा, 2 सेकंड के बाद पल्स कैसा नजर आएगा, 3 सेकंड के बाद पल्स कैसा नजर आएगा, 4 सेकंड के बाद पल्स कैसा नजर आएगा। इस तरह से वो अलग अलग टाइम के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। So you have written something, let me read if it is useful. Can you show a general case for reflection during which the wave is at the right end? General case for reflection during which the wave, इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया ये जनरल केस है, ये रिफ्लेक्शन है, वेव है। देखो क्या है इसमें, क्या मैंने दिखाया आपको, एक वेव पल्स है और ये पल्स राइट एंड पर आता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फाइनली बनता है वो ये बनता है। इसके बीच पे क्या चल रहा होता है, हाउ इट बिहेव्स लाइक, उसके बारे में बताया कि इट इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स व्हेन द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। कौन सी वेव, एक क्रिएट हो रही होती है और एक डिमिनिश हो रही होती है। जो क्रिएट हो रही होती है वो बेसिकली उसकी इमेज वाला वेव आ रहा होता है, और जो डिमनेस हो रहा होता है वो ओरिजिनल डिमनेस हो रहा होता है, फिर उसका रिजल्टेंट बन रहा होता है। ये फिक्स्ड एंड के लिए। फ्री एंड के लिए भी आप इसी तरह से बिहेव करते हैं। फ्री एंड के लिए आप पाओगे कि ये ऊपर से आएगा। फिक्स्ड एंड का मतलब रेजिडेंट है और फ्री एंड का मतलब ओपन एंड भी कहते हैं उसको। इस पर आप आंसर देंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड पे आप इजीली ड्रॉ कर लोगे क्या? 1 सेकंड में ये पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस या ट्रायंगुलर पल्स 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा?
तो जो 4 सेंटीमीटर बचा है, ये 4 सेंटीमीटर ना होकर के कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर बचेगा। 2 सेकेंड में इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर बचेगी, 3 सेकेंड में इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर बचेगी। टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर सेकेंड पर अगर अपने को ड्रॉ करना हो 4 सेकेंड पर, तो क्या हम 4 सेकेंड पे पल्स को कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे? दिस विल बी अ स्ट्रिंग, then there will be pulse, some sort of this, and it will be at the boundary. This will be the situation at t equal to 4 second. ये v से जा रहा है, बाकी नंबर्स आपको अभी नजर आएंगे। ये पूरा 2 सेंटीमीटर रहेगा और ये वर्टिकल भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। v 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया आपको। अगर आपसे पूछता है नेक्स्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 सेकेंड पे कैसे नजर आने वाला है ये बताना है अपने को। तो आप अपनी कॉपी में पहले 5 सेकेंड के लिए ड्रॉ करो कि 5 सेकेंड पर आपकी स्ट्रिंग कैसे नजर आएगी, अल्टीमेटली स्ट्रिंग कैसे नजर आएगी वो बताना। वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि स्ट्रिंग ऐसे नजर आएगा, या स्ट्रिंग ऐसे नजर आएगा, या स्ट्रिंग फ्लैट नजर आएगा, या स्ट्रिंग कुछ ऐसे नजर आएगा, या फिर कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। सो स्ट्रिंग का जो लास्ट पोर्शन है वो कैसे नजर आ रहा होगा वो अपने को पता करना है। After 5 seconds, the string will be look like they have no generated flat straight line. Third option C. Okay. So for that sake आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉ कैसे करेंगे? ये इस पॉइंट तक आएगा और यहाँ से अब ये पल्स चलना स्टार्ट करेगा। 1 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर चल गया होगा, तो इतना पोर्शन ये रिजिड बाउंड्री है। अगर जाने वाला डिमनेस हो गया होता तो ऐसा दिखता जैसा ये दिखाया गया है, लेकिन इसका ये पोर्शन इधर निकल जाता। हाइपोथेटिकल का आपको अगर रिकॉल आएगा तो हाइपोथेटिकल भी आपको कुछ ऐसा नजर आता है, उसका एक पोर्शन ये नजर आएगा। बाई चांस आप देखोगे कि ये जो है ये जो स्लोप थी फर्स्ट वाले पोर्शन की स्लोप थी और जो सेकंड वाले पोर्शन की स्लोप थी वो बराबर थी, आइडेंटिकल थे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रहा होगा ये 2 सेंटीमीटर रहा होगा और नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर रहा होगा। तो इस वाले जो एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। सिमिलरली उसके आगे वाले का 0 रहेगा, फर्दर का 0 रहेगा, फर्दर का 0 रहेगा, सबका 0 रहेगा। सो एट दैट इंस्टेंट यू विल फाइंड दिस स्ट्रिंग विल अपीयर लाइक दिस। सो जो स्ट्रिंग को हमने बताना होगा वो फ्लैट वाला ऑप्शन देना होगा कि 5 सेकेंड में ये फ्लैट नजर आएगा, 5 सेकेंड में फ्लैट नजर आएगा। समझ में आता है? तो जनरली ये 5 सेकेंड के बारे में पूछेगा, सिमेट्रिकल पूछेगा, ऐसा पूछेगा जिसको आपको ड्रॉ करना काफी आसान हो। थोड़ा सा और चैलेंजिंग करना चाहेगा तो ऐसा बोलेगा t इक्वल टू 4.5 सेकेंड पे कैसा नजर आएगा। 4 सेकेंड पे आपने देख लिया, यस। 5 सेकेंड में आपको समझ में आ गया, फ्लैट। व्हाट अबाउट एट द इंस्टेंट 4.5 सेकेंड और मे बी 4.6 सेकेंड, 4.7 सेकेंड, तो और भी डीप पे जा सकते हैं। तो अगर हमको 4.5 आएगा तो बाकी सब भी आ जाएंगे। सो 4.5 पे फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसको ड्रॉ करना है। So how it's going to look like? Again, you need to draw the first, then second, then superposition, then you need to answer. फिर 4 ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। आप पाओगे कि कुछ जो इधर वाला पोर्शन दिखेगा उस पर ये पल्स जाएगी और ये हाफ पोर्शन यहाँ तक आ गया होगा, सेकेंड का हाफ। ये बचा हुआ पार्ट आपको दिखाना है। इसके बाद जो उधर से आ रहा होगा उसको कैसे शो करेंगे, इसी कलर से मैं शो कर देता हूँ। ये थोड़ा सा और आगे जाता तो इस तरह से पूरा पल्स क्रिएट हो गया होता, ये ओरिजिनल वाला रहा होता। कैन वी थिंक ऑफ कि दूसरा कैसा दिख रहा होगा, इसका मिरर इमेज। और अगर उसको हम लोग समझ पाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। वो मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये हाफ सेंटीमीटर की बनेगी, तो वो भी हाफ अंदर जाएगा। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसा।
हाफ अंदर आने का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये हाफ अंदर आया है, यहाँ इसका पीक आएगा। आई होप कि आप फॉलो कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोलना है, मैं और इलस्ट्रेट कर दूंगा। फिर इसके बाद ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये पल्स अभी इधर आ रहा है, उस इंस्टेंट पे ये पल्स इधर आ रहा है। आपने दोनों को सेपरेट ड्रॉ कर लिया, सेपरेट। अगर दोनों को सेपरेटली ड्रॉ कर लिया देन यू नीड टू सी कि कितना सुपरपोज कर रहा है। क्या सुपरपोजिशन वाले पार्ट में ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होगा, और ये जो डिस्टेंस रही होगी, इस डिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाफ सेंटीमीटर का रहा होगा। सो ये जो 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर का हाफ सेंटीमीटर आगे निकल गया, और हाफ सेंटीमीटर इसी तरह पे दूसरी वेव का हाफ सेंटीमीटर ही इधर निकल करके आया। नाउ वो आपको ऐसा नहीं दिखाएगा, आपको वो रिजल्टेंट दिखाएगा, तो अपने को देखना है रिजल्टेंट कितना आने वाला है। तो उस रिजल्टेंट को देखने के लिए आप इन नंबर्स को ध्यान दीजिए और उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये जो पॉइंट रहा होगा, सिंस ये हाफ है तो -1 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप इसको। नीचे इसको 0 पकड़ लो, ये कितना रहा होगा, ये 1 सेंटीमीटर रहा होगा। ये टॉप वाला कितना रहा होगा, 2 सेंटीमीटर रहा होगा। जस्ट लाइक ग्राफ को आप डील करते हो, बस उसी तरह से आपको डील करना है। दो चीजों को ऐड करनी है, अप साइड वाली डाउन साइड वाली। फिर क्या कर सकते हैं, अगेन 4 ऑप्शन, सिंस अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग क्लियरली पकड़ लेते हैं और उन्हीं पॉइंट को ऑप्शंस में चेक करते हैं कि वो पॉइंट मिल रहा है या नहीं। जैसे कि एक ये पॉइंट पकड़ सकते हैं जो ये मिड पर है। मिड पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मिड से पहले वाला जो पोर्शन है ये तो ऐसा सच रहने वाला है। जो नीचे वाला डिस्टरबेंस है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और पहले का 2 है, तो 0 + 2 मिलाकर के 2 आएगा, यानी ये 2 आ जाएगा। तो ये तो पॉइंट पता चला कि वो 2 पॉइंट वहां पर रहेगा। इसके बाद अ, ये कम हो रहा है 2 से, और ये नेगेटिव जा रहे हैं, तो 2 से कम और नेगेटिव का मतलब और कम हो जाएगा। फाइनली ये लास्ट वाले देखोगे, +1 -1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्ट्रिंग का जो बिहेवियर आएगा वो इन दोनों के स्लोप्स के ऐड करने से आएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आगे चल करके आपसे पूछ सकता है कि इसके स्लोप बताइए या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताइए, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन बता दोगे। सो स्ट्रिंग विल अपीयर लाइक दिस, कि ये पहले पूरा नजर आएगा, इधर अनडिस्टर्ब नजर आएगा, जैसा था एग्जैक्टली वैसा होगा। लेकिन जो सेकंड वाला स्लोप होगा वो फर्स्ट वाले स्लोप से डिफर कर जाएगा, ज्यादा स्लोप बनाएगा, और वो दो वैल्यूज के ऐड करने से अपने को मिल जा रहा है। राइट, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 4.5 सेकेंड पे कैसे नजर आने वाला है। और वो जब 4 ऑप्शन देख ना, तो उस पर फिर ये नंबर्स मेंशन कर देगा, ताकि हम स्लोप के बारे में जान पाए कि जैसे कि लास्ट वाला हमारा 0 जा रहा है, और ये पहले वाला 2 पर ही स्टिक है। बाकी बीच का कोई निकालना होगा, जैसे 1.4 पे निकालना होगा, तो हम स्लोप से पता कर सकते हैं कि उसका डिस्टर्बेंस कितना है। वो सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक सिंपल वाला मैं आपसे पूछ लेता हूँ, t = 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कैसा नजर आने वाला पल्स, वो आपको बता देना है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको ये t = 4.5 समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब इजीली कवरेबल है। स्लोप का आपको नहीं समझा। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं कि पहले आपने देखा ना कि ये जो ब्लैक पहले था, ये जो ब्लैक है, जो रेड मिला वो अपने को रिजल्टेंट मिला है। और स्लोप होता है टेंजेंट, तो इसका टेंजेंट ये जाएगा, यहाँ से थीटा मेजर करोगे तो ये का दूसरा थीटा बना रहा होगा। रेड कलर का जो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो एक डिफरेंट बना रहा है, इनफैक्ट ज्यादा एंगल बना रहा है। तो आप बोलोगे कि स्लोप बढ़ गई होगी। t = 4 सेकेंड, इनवर्ट ऑफ t = 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में जो बना उसका इनवर्ट 6 पे आप बता रहे हो। डाउनवर्ड फेसिंग पल्स ओरिजिनेटिंग एट फिक्स एंड। सो t ऑफ स्लो फाइंडिंग को एक बार मैं और बोल दूंगा, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ। 6 सेकेंड में कितना चलना चाहेगा पल्स, आप देखोगे 4 सेकेंड पर आया, यहाँ पर आ गया तो 1 के स्पीड से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, तो ये का पूरा अंदर चला जाएगा। कुछ ऐसा ये बाउंड्री है, और आपका ये पोर्शन पूरा का पूरा अंदर चला गया।
और वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। सो सुपर पोजिशन हो नहीं पाएगा क्योंकि वो अलग स्पेस पर होगा या अलग स्पेस पर होगा, तो जो बचा है वही सुपर पोजिशन में रहेगा, यानी जो नीचे वाला पोर्शन आया वही अपना आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बना सकता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड दैट विल बी जस्ट ओरिजिनेटिंग ऐसा हो जाएगा, और ये इधर वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 सेकंड के बाद की स्टोरी बोलेगा, तो 6 सेकंड के बाद की स्टोरी पर ये पल्स है कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, वेलोसिटी से जहाँ पर ड्रॉ करना वहां पर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो आपके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो होगा जब कोई ऐसी इंटरमीडिएट सिचुएशन पे पूछ लेगा जहाँ पर ऑब्वियस नहीं होगा, तो वहां पर आपको उनको ड्रॉ करना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। और अगर बीच का भी पूछता है तो आप वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, थोड़ा सा आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, दोनों को अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड वेलोसिटी, देन सुपरपोज मतलब उस इंस्टेंट पर जिस मॉलिक्यूल के पास दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हो उनकी वैल्यूज को एड अप करना है। एड अप करने का मतलब वेक्टोरियली एड अप करना है। रिजल्टेंट जो भी आएगा उन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, सारे पॉइंट्स को मिला लोगे, तो जैसे ये रेड कलर डार्क में बनाया उस तरह से मिल जाएगा ना। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया है, होपफुली आप एग्री कर गए होगे कि स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन को ऐड करोगे तो थर्ड एक स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर्मूला वाइज। वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, दूसरी इज y इक्वल टू एम डेस एक्स प्लस सी डैश होगी, तो अल्टीमेटली वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की आएगी। इसलिए आपने केवल दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पकड़ा और बीच को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि जो हमारा कर्व है या पल्स है वो लाइन है, तो उनका एडिशन जो आएगा लीनियर फंक्शन का एडिशन लीनियर फंक्शन ही आता है, लेकिन स्लोप बदल जाएगी। तो अगर इंसिडेंट के लिए y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी था, दूसरा लेट से y डैश इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी डैश था, ऐड करोगे तो जो फाइनली आएगा वो एम वन प्लस एम टू यानी कुछ और आएगा, लेकिन x प्लस कुछ और आएगा, तो ये स्लोप है, स्लोप बदल जाएगा, इसलिए उसकी स्लोप को बदल करके वहां पे दिखाया गया। जनरली वो एग्जाम में क्या करेगा, फिगर बना करके देगा, 4 फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा स्लोप जाएगा, वो अपने को पता कर लेना है। एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप ड्रॉ भी कर सकते हो। मैं आपको एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता हूँ जिसमें फ्री एंड होगा, ये फिक्स एंड का था, दोनों तरह के एग्जांपल्स हो जाएंगे। उस एग्जांपल को आपको आंसर देना है कि कैसा दिखने वाला है, और ये एग्जाम में आ भी चुका है। सो मैं बहुत सारे टाइम के लिए नहीं पूछूंगा, केवल एक टाइम के लिए पूछूंगा, और बस आपको उसी टाइम पे आंसर दे देना है। आपने कुछ लिखा था डाउनवर्ड ट्रायंगल, हाँ तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। फेज डिफरेंस के साथ सॉल्व नहीं कर सकते लाइक द इक्वेशन, हाँ आप इसको इक्वेशन के साथ सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पल्स की इक्वेशन लिखना फिर उसको y1 प्लस y2 करना, तो जो ग्राफिकल आएगा यानी पिक्टोरियल टाइप इक्वेशन आएंगे तो उसको हम पिक्टोरियली डील करेंगे, ये ज्यादा आसान रहने वाला है। क्योंकि इसकी अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे टफ होगा, ये फर्स्ट पार्ट की अलग इक्वेशन बनेगी, सेकंड पार्ट की अलग इक्वेशन मिलेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम ड्रॉ करना जानते हैं हालांकि, बट उस स्ट्रेट लाइन में हमको एक लिमिटेड पोर्शन का ही कंसीडर करना है। मोर ओवर वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है, अब देखो ना, रिलेट करो मैथ से कितना चैलेंजिंग है। यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन and you need to consider not the entire straight line but a segment of it. Moreover, that straight line is not fixed at particular location, it is traveling. So उसको जब हम equations में जाएंगे तो equation will require too much mathematics, और इसलिए क्या करते हैं कि हम इस तरह से पल्सेस को ड्रॉ करके बना देते हैं। हाँ अगर वो इक्वेशन फॉर्म में देगा देन इट्स इजी, उसने इक्वेशन दिया, आप उस इक्वेशन को ट्रैवल करा करके टाइम रख करके पोजीशन रख करके बता सकते हो, वो आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अच्छा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन कभी आता है तो मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ। जैसे ये बोलेगा ये वाई इंसिडेंट है, ठीक है, आपने ये जो मिरर इमेज बनाया था, क्या इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, एक तो ये ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो जो वाई की इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी तो हम इसको बना लेंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया। दूसरा ये अप साइड से डाउन साइड हुआ है, तो एक बाहर माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये y प्लस है तो ये y माइनस हो जाएगा। तो अगर इसकी इक्वेशन दी होती है तो इसकी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखना जानते हैं, लास्ट क्लास में भी बताया मैंने रूल के हिसाब से। तो दोनों इक्वेशन आपको पता चल गई, यानी y1 पता होगा तो हम y2 निकाल लेंगे, फिर सुपरपोजिशन करा देंगे जिस टाइम पे बोलेगा, फिर y1 प्लस y2 बोल देंगे, और जो भी टाइम बोलेगा 4.5 रख देंगे, तो 4.5 के टाइम पे इक्वेशन आ जाएगी। 5 पे बोलेगा तो 5 पे इक्वेशन आएगी, 6 पे बोलेगा तो 6 पर आ जाएगी, अपना आंसर वहां से इमीडिएटली आ जाएगा।
सो इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? जब वो इक्वेशन हमको देगा, फिगर देगा, फिगर पूछेगा तो फिगर से फिगर में ट्रांसलेट हो जाएंगे। केयरफुली आंसर देने का और होपफुली आप सही दे जाएंगे। लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि ये अपने पास एक पल्स है, सिमिलर टाइप की पल्स बना देते हैं सो दैट कि कैलकुलेशन आसान रहेगी। ट्रायंगुलर पल्स है और यहाँ पर एक बाउंड्री है, ये फिक्स्ड रॉड टाइप का है, उस पर इसको स्ट्रिंग से ये रिंग लगा दिया है सो दैट कि जो लास्ट वाला एंड है वो फ्री एंड जैसा बिहेव करेगा। दैट्स नॉट रिजिड, इट्स अ फ्री एंड। बाकी कुछ नंबर्स वगैरह दे देते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली सेम नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये जो डिस्टेंस बचा हुआ 4 सेंटीमीटर का है। और अपने को ड्रॉ करना है, क्वेश्चन कहता है ड्रॉ पल्स एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। सिंपल, 5 सेकेंड में पल्स को ड्रॉ करना है। मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ऑप्शन बनाने की, तब तक आप सॉल्व कीजिए। ए बी सी डी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फाइव सेकेंड, चौथा ऑप्शन। सो दीज आर 4 ऑप्शंस। ऐसे वो ग्राफ आपको दे देगा और आपको बताना कि किस तरह से स्ट्रिंग बिहेव करने वाली है। ओके, इसका मतलब स्पीड अप हो सकते हैं। परफेक्ट। सो आपने एग्जैक्टली उसी रूल को फॉलो करना होगा। अगर आपने किया है तो आप बोलोगे कि ये 5 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास रहेगा और ये 2 सेंटीमीटर के साथ एक 2 सेंटीमीटर का उधर से सुपरपोज करेगा, तो जो मैक्सिमम जाएगा वो 4 सेंटीमीटर जाएगा, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर जाएगा। और तो ये 0 वाला तो नहीं होगा, हटा देंगे। ये 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, हटा देंगे। ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, हटा देंगे। ये 4 सेंटीमीटर ही जाएगा, उसी को मार्क कर देंगे। परफेक्ट। सो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, उसने इसको बी नाम दिया था और फिर बी ऑप्शन था, 2B ऑप्शन था, कुछ और ऑप्शन था। इस तरह से आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। सो हम पता कर सकते हैं। हम थोड़े से और भी चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़े से और भी चैलेंजिंग ऑप्शन बनाए जा सकते थे, इनके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अलग ही ऑब्वियस है, ये कितना रहा होगा, ये 1 सेंटीमीटर ही रहा होगा। आप देखोगे इसकी स्लोप में और इसकी स्लोप में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्लोप कैसी जा रही है, 1/2, यानी ये 1 पर 2 जा रही है, जबकि इसकी स्लोप 1 पर 4 जा रही है। तो जो स्लोप वाला कंसर्न था वो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्लोप चेंज कर देते हैं। ओके, सो इसको इलेबरेट करना है किसी के लिए तो मैं कर दूं, अदरवाइज आपने क्या किया होगा, कुछ ऐसा पल्स बनाया होगा, बनाना चाहिए, इधर ले जाओगे, फिर दूसरा वाला एग्जैक्टली इसी को कॉपी करेगा, तो ये सारे नंबर डबल हो जाएंगे। ये 0 + 0 0 हो जाएगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो सारे नंबर डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पहुंच गया होगा, तो इस तरह से ये 2 की बजाय 4 हो गया।
अगर डिटेल में एक्सप्लेन कराना हो तो मैं जरूर कर सकता हूँ, अदरवाइज आपने सही आंसर बताया, दैट्स परफेक्ट। आपने कुछ लिखा है एट व्हाट टाइम द वेव चेंजेस डायरेक्शन इन द रिफ्लेक्टेड रे इन रिजिड केस। एट व्हाट टाइम, देखो इसमें रिजिड केस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, जैसे 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड में कैसा हुआ, ये फ्लैट हुआ, 5 के पहले 4.5 पर ये ऊपर था, है ना, और आप पाओगे कि 5 सेकेंड के बाद अगर आप ड्रॉ करोगे तो फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ पोर्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वो किसी एक इंस्टेंट पर नहीं हो रही, वो धीरे धीरे अपना शेप चेंज कर रहा है, धीरे धीरे अपना शेप चेंज कर रहा है और फिर इधर चलना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट चीज है, इस पे टाइम लगा है। इसके बाद ये जो आप पाओगे कि ये जो लास्ट वाला बना है फिगर, ये जो लास्ट वाला फिगर बना हुआ है, इस पे आपको क्लियर कट पल्स रिफ्लेक्टेड मिल गया है और क्लियर कट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर रहा है। और इससे पहले वाले ड्यूरेशन में तो 4 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड के बीच का जो 2 सेकेंड का ड्यूरेशन था, उस पर ये इन ट्रांजिशन चल रहा है, कुछ लेफ्ट वर्ड्स जा रहा है, कुछ राइट वर्ड्स क्रिएट हो रहा है। तो वहां पर आपस में जो ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, उस पर ट्रांजिशन चल रहा है। तो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हार्डली पूछेगा कि किस टाइम पे चेंज कर रहा है, या फिर पूछेगा तो फिर उस पर कुछ और भी एसोसिएट करेगा। तो हमको पता है ना कि बीच के किस पोजीशन पे कैसे बिहेव कर रहा है, तो जिस इंस्टेंट के बारे में पूछेगा उस इंस्टेंट पे हम बता सकते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। और ये जो पल्स है, ये पल्स क्लियर कट बैकवर्ड डायरेक्शन में 6 सेकेंड पर चलना नजर आता है, क्लियर कट। 5.5 पे कैसा दिखेगा, 5.5 पर आपको क्या करना होगा कि ये 5 सेकेंड आया था और इसको और फर्दर ले जाओ तो हाफ बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा इधर, और 3/4 इधर आ जाएगा। फिर दोनों को सुपरपोज करा दो। विल इट गेन फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6? हाँ, जो t इक्वल टू 6 पर रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। देखो क्या है ना, ये जो है ये डिस्टरबेंस है, और पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। वो आप जानते हो उसकी इनसाइड में क्या चल रहा होता है। तो पार्टिकल हमेशा ऊपर नीचे चल रहा है जहां पर भी डिस्टरबेंस है, लेकिन ये डिस्टरबेंस का शेप बदल रहा है। 4 to 6 सेकेंड के बीच में इसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है, रीफॉर्म हो रहा है। और 4 पे रिफॉर्म होना स्टार्ट करता है, 6 पर कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाता है। तो 6 सेकेंड पर आप बोलोगे कंप्लीटली फाइनल वेलोसिटी, या फिर ऐसा बोलो कि वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस हम बता सकते हैं, डिस्टरबेंस कंप्लीटली फॉर्म हो गया है। तो हम वेलोसिटी उसी की बता सकते हैं ना जो फॉर्म हो गया हो। तो डिस्टरबेंस के बारे में पूछेगा तो डिस्टरबेंस की बात बता सकते हैं कि डिस्टरबेंस कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वाला वर्जन 6 सेकेंड पे फॉर्म हो चुका है। और 4 to 6 सेकेंड में क्या होगा, 4 से 6 सेकेंड में चेंजेस हो रहे हैं, यस। तो अगर सिंपल क्वेश्चन देगा तो वो आपको 4 to 6 के बीच में नहीं देगा। 4 to 6 के बीच में जब देगा, जब आपसे वो ये चेक करना चाहेगा कि सुपर पोजिशन आप जानते हो या नहीं। और सिंपल क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली 0 पर दे दिया, या इसके बाद फिर 8 सेकेंड पे दे दिया, 9 सेकेंड पे दे दिया, वो पता कर सकते हैं। तो 4 to 5 इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन, और यू कैन से कि उस समय रिफ्लेक्शन चल रहा है। विल वेलोसिटी बी सेम थ्रू आउट? हाँ, वेलोसिटी आप सेम लेंगे थ्रू आउट। तो ये जो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, हम देखो ना, हम लोगों ने वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड थ्रू आउट सेम लिए, चाहे वो किसी भी इंस्टेंट पे बात करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसकी हमने डायमेंशंस को शिफ्ट किया हुआ है। सो वी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट बिकॉज वी डिपेंड्स ऑन t बाई म्यू। जब कभी आपको किसी पैरामीटर के बारे में किसी भी पैरामीटर के बारे में अगर आपको पता करना हो कि रहेगा सेम या नहीं, तो उसका फॉर्मूला देखिए। टी, फोर्स नहीं बदल रहा है, म्यू नहीं बदल रहा है, पल्स का शेप बदल रहा है, लेकिन टी म्यू नहीं बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी वही रहेगी, और हम लोगों ने उसी को कंसिडर किया। तो थ्रू आउट सेम रहेगा। फिर आपने लिखा कैन बी ड्रॉ ग्राफ फॉर चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन दिस? हाँ, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, या फिर आप ऐसा बोलो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वैसे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। सो अब बोलोगे वेलोसिटी 180 डिग्री से चेंज हो जाती है 4 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में,
ड्यूरिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग में वो ट्रांजिशन चल रहा होता है, तो किसी एक इंस्टेंट पे पूछेगा, उस इंस्टेंट पे पल्स कैसा बन रहा है, वो पल्स हम बता सकते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी का कुछ इशू है तो मैं एक बार रीशेयर कर देता हूँ स्क्रीन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्टैंडिंग वेव के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार इसको और ओवरव्यू कर लीजिए, और इन केस डन है तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली डील कर पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ख्याल में आ गया, मैं अभी पूछ लेता हूँ, आप आंसर भी दे देंगे, और कुछ लोगों को जो अगर कम समझ में आया है या फिर भी टाइम लग रहा है तो उनको और भी हेल्प हो जाएगी। Is the change in direction gradual or it's immediately changes direction? अच्छा, आपका जो कंसर्न जा रहा है वो वेलोसिटी को लेकर के है, तो क्या होता है, क्या हो रहा होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 से लेकर के 4 सेकंड तक ये पल्स हमको इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। अब ये जो पल्स है जो बाउंड्री पे फॉल कर चुका है 4 सेकंड पे, उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये आगे जा रहा है 5 सेकंड तक। 5 सेकंड पर तक आपको पल्स आगे जाता हुआ नजर आएगा। फिर 5 सेकंड पे स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा, फ्लैट, तो ऊपर वाला पल्स हमारा गायब हो जाएगा। फिर 5 सेकंड के बाद आप देखोगे, 5 सेकंड के बाद देखोगे जो पल्स आपको नजर आएगी वो नीचे नजर आएगी, तो नीचे से फिर इधर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो इन डिटेल में देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये पल्स हमको आगे जाता हुआ नजर आता रहता है, कब तक, 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के बाद स्ट्रिंग फ्लैट हो जाती है, ऐसा अपीयर होता है कि जो पल्स है वो डिसअपियर हो गया है। लेकिन पल्स डिसअपियर नहीं होता है, पल्स बेसिकली दो के सुपरपोजिशन से एक दूसरे के डिस्टर्बेंसेस को कंज्यूम कर गया होता है। आफ्टर 5 सेकेंड फिर आपको ये ऊपर नजर नहीं आएगी, फिर कैसा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में ऐसा लगेगा कि t के इक्वल टू 5 सेकेंड से पहले दिस पल्स वाज मूविंग टुवर्ड्स प्लस x डायरेक्शन, देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है किस समय पर चेंज होता है तो 5 सेकेंड में, लेकिन ये ग्रेजुअल हो रहा होता है, दो के सुपर पोजिशन से चल रहा होता है। और किस इंस्टेंट पर हो रहा होगा, तो 5 सेकेंड पर ये अपीयर करता है कि पल्स हमारा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर वो टाइम पूछता है तो 5 सेकेंड देंगे, तो उस समय हमारे लिए वो ऐसा, मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि 5 सेकेंड एक ऐसा इंस्टेंट है जहां पर हमने देखा कि पल्स की डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस सेंस में ये आपको इमिडिएटली बोलना होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको दिख रहा है। ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा पल्स कैसा है ना। और जैसे ये सिमेट्रिकल था तो 5 सेकेंड पर हो गया, असिमेट्रिकल होगा तो जब हमको ऊपर से पल्स खत्म हो जाए, नीचे से आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। कंप्लीटली फॉर्मेशन इज एट t इक्वल टू 6। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, और इसमें हम पल्स को सिमेट्रिकल नहीं रखते हैं, थोड़ा असिमेट्रिकल करते हैं, और आपसे पूछते हैं कि कैसा दिखेगा। सपोज कर लीजिए ये पल्स है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये हमारे पास एक पल्स दिया गया है तो आपसे पूछेगा ड्रॉ रिफ्लेक्टेड पल्स। अब इसने टाइम और वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया है, डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बोला है, तो रिफ्लेक्टेड का मतलब हम लोग क्या समझने वाले हैं, फाइनल रिफ्लेक्टेड कैसा नजर आने वाला है।
ओके, वापस आ गया होगा नेट। सो दो ऑप्शंस में आपको इश्यूज बन सकते हैं। एक कुछ ऑप्शन ऐसा रहेगा and the second one should be maybe like this. मैं आपको केवल दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बाकी आपको पता है कि दो ऑप्शन कोई और भी देगा तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे। सिमेट्रिकल होगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल केस में हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा होता है। सो मेजॉरिटी अब भी दे रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी जो लर्न किया बस उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या लर्न किया? इसकी एक मिरर इमेज आएगी। मिरर इमेज कैसी आएगी? मिरर इमेज ऐसी आएगी। क्या इसका मिरर इमेज आपको ऐसा नजर आएगा? सो ओवर द टाइम ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये पीछे हुआ जाएगा। तो आपको उसको मिरर पकड़ना होता है, मिरर इमेज बनाना होता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर देना होता है। तो जब ये ट्रांसमिशन हो जाएगा तो फिर आप पाओगे कि ये जो इमेज है ये बाहर आ जाएगी। सो फिर आपको बी को मार्क कर देना होगा। तो असिमेट्रिकल होगा तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इसका इमेज प्रॉपर बनाना है और मिरर इमेज, फिर इसके बाद उनको सुपरपोज कराना है, फिर इसके बाद उनको ट्रांसमिट करके बता देना चलेगा। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में लर्न किया है। जनरली क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर्स में तो काफी पूछता रहे, और अगर पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रख करके आंसर दे देंगे। अब इसी से लिंक भी कर सकते हैं, और अदरवाइज भी एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं और स्टैंडिंग वेव। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो ट्रैवलिंग वेव हुआ करती थी। ट्रैवलिंग वेव का मतलब वेव वाज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और साथ में एनर्जी को, मोमेंटम को कैरी करके चलता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। दैट मीन्स देयर विल बी वेव बट इट्स नॉट बी ट्रैवलिंग। पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आप में से किसी ने पूछा भी था ये पॉइंट, और या फिर सजेस्ट भी किया था। सपोज के लिए ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आपने दो जगह टाई कर रखा हुआ है। हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। आपने इस पे पल्स क्रिएट किया, एक कोई पल्स क्रिएट किया। अगर आपने एक पल्स क्रिएट किया और फिर आपसे पूछा गया कि ये पल्स जा रही है, तो बताइए इसका फ्यूचर क्या है। तो आप इसके फ्यूचर के बारे में जानते हो, मीन्स व्हाट यू नो, कि यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में ये पल्स चलता रहेगा। ये एक पल्स है। अगर आपने यहाँ पे वेव को क्रिएट कर दिया, लेट से यहाँ पर एक वेव जनरेटर लगाया और ये वेव को क्रिएट कर दिया, और ये वेव इधर ट्रांसमिट हो रही है, ये जा रही है, तो आप देखोगे इस बाउंड्री से कोलाइड होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन वर्जन, रिफ्लेक्टेड वर्जन भी मिलेगा। रिफ्लेक्टेड वर्जन कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि ये डाउन साइड चला जाएगा, ये अप साइड चला जाएगा, ये डाउन साइड चला जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा। आप देखोगे हर लोकेशन पर दोनों वेव एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका जो ओरिजिनल वेव था, दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव। तो ओरिजिनल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इसका मतलब ये जो सुपर पोजिशन, अभी हम एक पल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, अभी एक पल्स के बारे में नहीं, इनफैक्ट दो वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगे। इन दोनों वेव्स को अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे तो दे विल बी आइडेंटिकल। तो उन्होंने देखा इनके एम्पलीट्यूड्स बराबर होते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड्स बराबर होंगे क्योंकि वेलोसिटी v2 0 हो जाएगी। मोर ओवर,
इनके वेवलेंथ बराबर रहेगी, सेम मीडियम पर है, इनकी वेलोसिटी बराबर है, वेवलेंथ बराबर है, फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगी, तो ये वेव्स आइडेंटिकल होंगी एंड दे विल बी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो कंडीशन है कि वो इक्वल है, आइडेंटिकल वेव्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं। तो इनके जो सुपरपोजिशन से बनती है वेव, उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये काफी यूजफुल है, प्रैक्टिकल लाइफ पे आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट्स से गिटार, तो गिटार में आपने देखा होगा कि हम वायर्स का कनेक्ट, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। जो प्लेयर होता है उसको प्ले करता है, तो वायर को क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। एक वायर है, उस पर जर्क मारेगा फिंगर से, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट किया, दैट मीन्स ही और सी हैज क्रिएटेड द डिस्टरबेंस और वेव। फिर वो वेव इंसिडेंट वेव बन जाती है, फिर बाउंड्री से जाएगी, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड वेव भी बन जाएगी, फिर दोनों वेव एक साथ सुपरपोज करते हैं, तो उससे स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। अब स्टैंडिंग वेव में आप पढ़ोगे कुछ नोट्स बनते हैं, कुछ एंटी नोट्स बनते हैं। तो जो एक्सपर्ट प्लेयर होता है वो क्या करता है कि गिटार के वायर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फिंगर्स को रखता है, वहां पर फिंगर्स रखने से वो नोट्स को क्रिएट करेगा, नोट्स को क्रिएट करने से डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड्स होती हैं उनको एक पैटर्न में वो क्रिएट कर लेता है, उसी को हम लोग म्यूजिक कहते हैं। सो म्यूजिक का जो बेसिक है वो इस पे आपको मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको रिलेट कर लेंगे। तो स्टैंडिंग वेव कैसे क्रिएट होती है उसकी कंडीशन में लिखता हूँ, फिर उसकी इक्वेशन, फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ऐसा बोलना होगा कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनता है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू identical waves traveling in opposite direction superimpose or superpose, then resultant wave is known as standing wave. Resultant wave is standing wave or stationary wave. कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी इक्वेशन मैं बनाता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने। स्टैंडिंग ये आइडेंटिकल वेव बोला मैंने, आइडेंटिकल का मतलब हुआ उनका एम्पलीट्यूड्स बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, वेवलेंथ बराबर है। तो इनको हम y1 y2 बोल देंगे तब भी चलेगा। तो फर्स्ट को हम y1 बोल रहे हैं, सेकंड को y2 बोल रहे हैं। y1 को हम लोग लिख सकते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी। y2 क्या बन जाएगा, y2 को हम लोग लिखेंगे a sin kx प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर मैंने माइनस वाला वर्जन नहीं लिया, रिफ्लेक्टेड वाला। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, तो उसमें वो रिफ्लेक्टेड वाला आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रिफ्लेक्शन में 180 डिग्री का या पाई का फेज डिफरेंस आता है। हम सिर्फ डेफिनेशन से जा रहे हैं। क्या डेफिनेशन से जा रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, हमारे पास दो वेव है, एक वेव इधर जा रही है, दूसरा वेव इधर आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से। और अगर सेम सोर्स से लिखना होगा, रिफ्लेक्टेड लिखना होगा, इसलिए मैंने इसका रिफ्लेक्टेड वर्ड हटा दिया है, टू बोला है। रिफ्लेक्टेड लिखते थे यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ता, हालांकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस सॉल्विंग सिमिलर टाइप की रहेगी। तो ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में जा रही है सेम, और सेम एक्स एक्सिस पर, ये भी एक्स एक्सिस पर है वाई डायरेक्शन में।
यहाँ पे हालांकि मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, और मैं लिख देता हूँ अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन। इसका मतलब हुआ कि उनको एक साथ एक ही लोकेशन में होना बहुत जरूरी है, तभी सुपरपोजिशन होगा। सो अगर ये y1 y2 होता है तो सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट क्या बनता है, तो हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज y1 प्लस y2। तो ये जो रिजल्टेंट वेव आएगा दैट विल बिकम द स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। नाउ अब y1 आपको पता है, y2 पता है, दोनों को आप रख लीजिए। y1 y2 को अगर आप एक साथ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने को एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा t। यहाँ पर आप a को कॉमन ले सकते हो, और अपने पास एक साइन सी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता होगा कुछ, उसको आप यूज कर सकते हो। सर यस सर अगर हमने जो दो वेव्स कंसीडर किया उसमें अगर नेगेटिव साइन लाइक पाई का फेज डिफरेंस नहीं रहा तो फिर लाइक एक्सिस जो हमने चूज किए वो दोनों अलग अलग रहेंगे दोनों के लिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आई थिंक नेगेटिव लेना चाहिए ना। देखो क्या है ना कि एक्सिस अलोंग द सेम लाइन पे ट्रैवल करना चाहिए। वेव्स में अपने लिए क्या मैटर करता है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, किस लाइन के अलोंग ट्रैवल कर रही है। कैन वी से कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये दैट इक्वेशन इज अ वेव ट्रैवलिंग इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। सेकेंड इक्वेशन है दैट इज अ वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओगे ना, तो इससे ना तो वेव की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही वेव की वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा। तो ये जो बाहर वाला माइनस होता है ना, वो केवल ये बताता है कि पल्स अपसाइड है या पल्स डाउन साइड है, और इस माइनस का वेव की वेलोसिटी से या वेव की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइदर ये बताता है कि कौन सी एक्सिस के अलोंग चल रहा है। उसका सारा जो लेना देना होता है वो इनसाइड वाले पोर्शन से। सर लेकिन यस अगर एक ही इंस्टेंट पे अगर दोनों वेव्स लाइक सेम सेम पोजीशन पे रहे तो y1 प्लस y2 जो रहेंगे वो उससे बड़ी वेव रहेंगी, लेकिन अगर दोनों अलग अलग एक ऊपर एक हाँ नीचे रहा तो फिर एग्जैक्टली स्टैंडिंग वेव। ये फर्क पड़ेगा कि ये साइन ऊपर आता है, और अगर ये पॉजिटिव लिया है और सेम इंस्टेंट पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये भी ऐसा आएगा। तो दोनों का जो सम है वो ये हो जाएगा। अगर ये दोनों ऐसे पड़ गए तो हो सकता है सम ऐसा हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे सुपरपोज करते हैं। तो जो हम लोग बना रहे हैं ये जनरल केस के लिए ले रहे हैं, और वो x और t अपने को एडजस्ट करके वो एक के ऊपर एक भी आ सकते हैं और एक के अपोजिट भी आ सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह से भी आ सकते हैं कि नाइदर कम्प्लीटली अप नाइदर कम्प्लीटली डाउन, और मे बी अदरवाइज। सो दैट x एंड t विल टेक केयर ऑफ कि अलग अलग केसेस के लिए क्या क्या आ सकता है। आपके पास डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपको जो फिगर बनाया था वो समझाने के लिए था कि ये एक एग्जांपल है। दिस फिगर इज एन एग्जांपल। स्ट्रिंग जो गिटार का एग्जांपल दिया, दैट इज सिंपली वन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैंडिंग वेव। वी कैन हैव एन नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब आइडेंटिकल वेव्स हो, दैट मीन्स ए के ओमेगा दोनों के बराबर हो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं। दूसरा कंडीशन। तीसरा, अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस पे ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा जेड एक्सिस पे जा रहा हो। सेम डायरेक्शन सेम लाइन हो गया। अगर वो सुपरपोज करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट वेव आएगी वो स्टैंडिंग वेव होगी। आप यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट ऑल। वो प्लस माइनस को हम लोग कहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं? यहाँ पे फाइव के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो प्लस माइनस है वो के एक्स से उन सबसे इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, डिलिबरेटली लिखा, क्योंकि हम लोग जनरल केस ले रहे हैं तो प्लस लेके चलते हैं। और अगर कोई केस आएगा तो आप माइनस लेके भी चल सकते हो। आप देखोगे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, मैथमेटिक्स भी सपोर्ट करेगी। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगाना है तो आप वहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगा दोगे, तो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। वो प्लस माइनस अपने आप में उसी के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करवा देगा।
तो अगर आप माइनस लेके चलोगे तो वो भी जस्टिफाइड है, बट जनरली हम लोग क्या, जैसे किसी को मानते हैं ना, तो लेट एक्स मानते हैं अननोन क्वांटिटी को। माइनस एक्स भी आप मान सकते हो, दैट्स इक्वली वैलिड, बट जनरली वी अवॉइड इट अनटिल अनलेस कोई हमारा स्पेसिफिक पर्पस न चल रहा हो, तो इसलिए वो प्लस लिया गया, दैट्स ऑल, और नो अदर पर्पस। अच्छा, साइन सी प्लस एन डी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, तो क्या बता सकते हो साइन सी प्लस एन डी कितना आएगा? और उसके बाद आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो। So 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, सी प्लस डी करोगे बाई 2 करोगे तो के एक्स हो जाएगा, और सी माइनस डी बाई 2 करोगे कॉस के साथ में, तो सी माइनस डी करो या डी माइनस सी करो, बात बराबर ही रहता है, तो ये ओमेगा टी बन जाएगा। हाँ, सो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने एक फार्मूला मेरे को बताया, और इन केस अगर गलती से किसी को नहीं याद है तो वो जो आपने बताया वो मैं लिख देता हूँ। साइन सी और साइन डी की जो वैल्यू होती है, एज पर यू इस गोस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। सो व्हाटसएवर, सो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला? y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब कोई आपसे बोले स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बताइए, तो ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन की कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन हम लोग क्या जानते थे? y शुड बी सम फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ये उस फॉर्मेट का नहीं है, ये kx अलग है, ओमेगा टी अलग है। तो standing waves are very different than the traveling wave. Yes, these standing waves are being created using the traveling waves having a particular type. Particular type means they have to be identical, traveling in opposite direction along the same line. So ये अपने पास स्टैंडिंग वेव बन जाता है। इसका मतलब ये y क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स। अगर दो स्ट्रिंग की बात करें, हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, तो किसी भी x लोकेशन वाले पार्टिकल का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है। आप देखोगे कि अब आपको जो स्ट्रिंग है वो वेव के फॉर्म में चलता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्टैंडिंग नेचर क्रिएट कर रहा होगा। सो कैसे स्टैंडिंग नेचर क्रिएट कर रहा होगा वो हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि दिस इज लाइक दिस। और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो y इज इक्वल टू समथिंग इनटू ओमेगा टी लिखा हुआ कॉस के साथ में। इसका मतलब है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर x को हमने एक फिक्स किया, सपोज कर लिया x को फिक्स किया, x को फिक्स करने का मतलब है हम किसी एक पार्टिकल को देखना चाहते हैं, स्ट्रिंग के किसी एक पार्टिकल को वॉच करना चाहते हैं हाउ इट बिहेव्स। सो उसके लिए x फिक्स हो गया तो ये नंबर एम्पलीट्यूड का काम करेगा, और cos ओमेगा टी मतलब SHM, a cos ओमेगा टी मतलब SHM। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पार्टिकल SHM करेगा अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। वैसे भी ट्रैवलिंग वेव में भी एक पार्टिकल SHM करता था अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? जब हम लोग ट्रैवलिंग वेव में देखते थे तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ करता था, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक्स पर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे पार्टिकल्स आएंगे जिनका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, नो मैटर कौन सा टाइम आप देख रहे हो, यानी उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। वो जीरो कब हो जाएगा? जब साइन के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ट्वाइस ए के बराबर होगा। ट्वाइस ए के इक्वल उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा जिसके लिए साइन के एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बराबर होती है, यानी साइन के एक्स अपने एक्सट्रीमम वैल्यू लेता है। सो पॉइंट इज कि जो स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो SHM करेंगे, लेकिन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होगा। कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो होगा, दैट मीन्स वो मूव नहीं करेंगे अपनी पोजीशन से। कुछ का एम्पलीट्यूड ट्वाइस से हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस है, जबकि इस इंडिविजुअल वेव्स का कितना था? ए था। सो अगर इंडिविजुअल वेव्स के पास एम्पलीट्यूड ए होगा, सो स्टैंडिंग वेव के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ट्वाइस हो जाएगा।
जैसे कि इसको अगर हम स्ट्रिंग का हेल्प से ड्रॉ करें, स्ट्रिंग को बनाने की कोशिश करें और फिर समझें कि ये पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेट से ये स्ट्रिंग थी, टाइट कर रखा है आपने और इस पर स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुआ है। लेट से कि x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू l है। l लेंथ का स्ट्रिंग यहाँ पर है, सुपरपोज करके आपने स्टैंडिंग वेव क्रिएट किया है। तो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का फ्यूचर क्या हम लोग डिसाइड कर पाएंगे? x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के लिए ये नंबर 0 आएगा। अगर ये नंबर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलने वाला नहीं है, यहीं पर रहेगा। इसके बाद आगे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो भी अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कुछ एम्पलीट्यूड तक जाएंगे, कुछ ज्यादा एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करेंगे, कुछ और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करेंगे, फिर वो सिमेट्रिकली ऐसे चल रहा होगा। इनकी अगर बाउंड्रीज वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। सो पार्टिकल्स कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे। इसके आगे भी आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड्स का जो लिमिटिंग वैल्यूज है उनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो स्टैंडिंग वेव को, स्टेशनरी वेव को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली हम लोग उनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिड वाला है, हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर कम एम्पलीट्यूड, फिर 0 एम्पलीट्यूड, फिर द सेम स्टोरीज रिपीटिंग बैक, सेम स्टोरीज रिपीटिंग बैक। नाउ सिंस ये जो पॉइंट्स बने हैं ना, ये वाले जिनका एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। सिंस ये पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से ये जो डिस्टर्बेंस है आगे नहीं जा रहा है, ना इधर पीछे जा रहा है। सो डिस्टर्बेंस वो अपनी लोकेशन पर ही फिक्स्ड है। सो ये दो पॉइंट्स के बीच में आप देखोगे तो ये जो डिस्टर्बेंस के पास एनर्जी है वो केवल एनर्जी यहीं पर रहती है। दैट एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटिंग बियॉन्ड दीज टू पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्बेंस इन पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 जा रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग एन से लिखते हैं, नोड पॉइंट बोलते हैं। सो नोड पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो मैं लिख देता हूँ, और नोड पॉइंट डू नॉट अलाउ एनर्जी और डिस्टर्बेंस और मोमेंटम टू ट्रांसमिट अक्रॉस देम। तो अपने अक्रॉस वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसमिट नहीं करने देते, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, दे आर जस्ट लाइक फिक्स पॉइंट्स। तो इसीलिए इसको स्टैंडिंग नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है और एनर्जी स्टैंडिंग है, और लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट भी कर रहे हैं, बीच के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिख देते हैं नोड पॉइंट्स। वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट्स हैविंग 0 एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। इसका मतलब पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो 0 है। दैट मीन्स दे आर बिहेविंग लाइक अ फिक्स पॉइंट। दिस implies fixed points. That means points are not moving. वो पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। इनकी लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये तभी होगा जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब साइन के एक्स को 0 होना जरूरी है। दिस विल बी व्हेन साइन के एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? के एक्स की वैल्यू एन पाई होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं साइन के एक्स या साइन थीटा की वैल्यू 0 एन पाई के लिए होती है, थीटा की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। एक्स की जो वैल्यू है दैट इज एन लेम्डा बाई 2। एन हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो एन कैन बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्लस माइनस भी लगाओगे चलेगा। तो अपने पास कुछ लोकेशंस मिली, जैसे x इक्वल टू 0। 0 एक नोड पॉइंट है जिसको हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। नेक्स्ट n को जब 1 रखेंगे तो लेम्डा बाई 2। इसका मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है ये लेम्डा बाई 2 पर है। नेक्स्ट 2 लेम्डा बाई 2 दैट इज लेम्डा। इसका मतलब अगला नोड पॉइंट हमको लेम्डा पे मिलेगा 3 लेम्डा बाई 2। सो ये 3 लेम्डा बाई 2 पर मिलेगा।
सिमिलरली आगे बढ़ मिलता चला जाएगा 2 लेमडा 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये लोकेशन भी अपने को याद रखनी है कि नोड पॉइंट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होता है। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। सो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का कितना गैप होता है, तो बोलेंगे लेमडा बाई 2। सो लेमडा बाई 2 इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, यानी हर लेमडा बाई 2 के बाद आपको ऐसे पार्टिकल मिलेगा जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसकी मीन पोजीशन से हमेशा 0 रहने का। दैट मीन्स दे आर बिहेविंग लाइक अ फिक्स पॉइंट्स। अच्छा, इसके जस्ट बीच में एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग एंटी नोड बोलेंगे। ये लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ, इसके बाद वाइंड अप कर देता हूँ। तो नोड पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया तो एक लास्ट पॉइंट है एंटी नोड। एंटी नोड हो गए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ट्वाइस ए। सो आप बोलोगे कि साइन के एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 और प्लस माइनस 1 हो जानी चाहिए। ऐसा कब होता है? तो के एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 और प्लस माइनस 1 कब मिलेगा? पाई बाई 2 पे। और पाई बाई 2 बनाने के लिए 2n प्लस 1 बोलना पड़ेगा। सो 2 पाई बाई लेमडा इज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो अपने को पता चल जा रही है, एंड दैट इज 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4। n की वैल्यूज रख लीजिए, तो n को जब 0 रखोगे तो लेमडा बाई 4 पे मिलेगा। फिर n को हम 0 1 2 3 4 ये सब नंबर रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 4 1 5 लेमडा बाई 4 आ जाएगा। इससे पहले कुछ और आना चाहिए, 1 रखने से अभी कितना आएगा? सो 3 लेमडा बाई 4 आएगा। 3 लेमडा बाई 4, देन 5 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन। बस डन। सो अब अगर इस स्ट्रिंग को देखते हो जो पीछे आपको बताया गया, सो कैन वी से कि जो एंटी नोड्स हैं ये इसके जस्ट बीच में मिलेगा, ये एक एंटी नोड होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक एंटी नोड होगा, फिर एक यहाँ पर एक एंटी नोड होगा, फिर एक यहाँ पर एंटी नोड होगा, वो भी सिमेट्रिकली लोकेटेड होता है। तो दो एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन जो आएगा वो भी लेमडा बाई 2 आ जाता है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो दो एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2, दो नोड्स के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 4। फाइनली ये पिक्चर बना देता हूँ, दैट्स डन। लेमडा इक्वल x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू लेमडा बाई 2, देन x इक्वल टू या फिर आप ऐसा बोलो कि इनको फर्स्ट को अगर हमने नोड बोला तो ये नोड बनेगा, फिर एक यहाँ पर नोड बनेगा, फिर यहाँ पर भी नोड बनेगा। इनके एग्जैक्टली बीच में एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और इनके बीच का सेपरेशन आप याद रख सकते हो, दिस इज लेमडा बाई 2, दिस इज लेमडा बाई 4, दिस इज लेमडा बाई 2। कहाँ से आ रहा है इनको आप देख करके बता सकते हो। ओके, काफी टाइम हो गया। सो यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो ये नोड और एंटी नोड की लोकेशन और ये जो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कैसे आया वो अपने लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। सर यस, डाउट्स? सर अगर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही वेव्स में से तो फिर इसका यूज क्या है? आपकी आवाज कट गई। एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, देन? सर अगर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही वेव्स में तो उसका यूज क्या है? यूज क्या है? ओके, एक यूज तो जैसे बताया ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, गिटार बजाना हो या फिर सितार, जहाँ पर जिसमें भी स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे स्ट्रिंग्स वाले फंक्शंस, हम लोग क्या करते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग ट्रैप करा के रखते हैं, तो उसको ये बेसिकली क्या होता है कि दो एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स व्हेन मीट टुगेदर इन पर्टिकुलर फैशन, तो नोड्स के बीच में एनर्जीज को वो ट्रैप कर देते हैं। और वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मूव कर रही होती है। आप देखोगे उसमें
सॉरी आवाज अगर आपको तो मैं आगे बोलता हूँ। तो जो एनर्जी है, हेलो, एम आई ऑडिबल? आई एम नॉट श्योर। Yes, sir. So you are audible. ओके, सो ये जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली दो नोड्स के बीच से नोड्स को क्रॉस नहीं कर पाती है, अनलाइक दी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव में। मतलब वो एनर्जी ट्रांसमिट ना करे। एनर्जी, हाँ, ट्रांसमिशन नहीं होता है। जैसे कि जैसे आपने वाटर पे देखा था, रिपल्स बनते हैं, रिपल्स मूव कर रहे होते हैं, राइट? सो वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में एनर्जी को कैरी करके ले जा रहे होते हैं। स्टैंडिंग वेव एक इस तरह की पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट होता हुआ नजर नहीं आता है, एनर्जी कन्फाइंड होता है। और ये लेमडा, हम लेमडा को बदल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज ये, अपने पास एक रिलेशन होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी बाई लेमडा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको निकालेंगे। तो हम वेवलेंथ बदल सकते हैं, वेवलेंथ बदल सकते हैं, वेलोसिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। जनरली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है और हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सुपर पोजिशन से फ्रीक्वेंसी को चेंज करा सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी आप देखोगे साउंड में, फ्रीक्वेंसी साउंड की क्वालिटी के को डिफाइन करने में हेल्प करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके साउंड वेरियस टाइप के म्यूजिक्स निकाल सकते हैं, या फिर और भी जहाँ भी पर्पस पड़ता है फ्रीक्वेंसी को चेंज करने को वो कर सकते हैं। किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग द नोड्स। क्योंकि हमको पता होता है कि नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 2। अगर ये डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो लेमडा बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस कम कर दिया तो लेमडा कम हो जाएगा। सो लेमडा डिपेंड्स, लेमडा कैन बी चेंज्ड, हेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। इस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज Sir, करते हैं। यस। sir, one more question, sir. If the standing wave is producing sound waves, so the waves will require some energy to be produced. So where will the sound waves get the energy from? From where it gets energy, you mean to say कि from string से अगर जो sound आ रहा है तो उसको energy कहाँ से मिलती है, right? If that is the question, तो उसके लिए क्या होता है, जब ये स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट करते हो, आपको पता है जो साउंड ट्रैवल करता है ना, फॉर दैट सेक वी नीड टू हैव अ मीडियम। सो व्हेन दिस वायर वाइब्रेट, ये जो वायर है ना उसको आप डिस्टर्ब करते हो तो वो वाइब्रेट करता है, ऐसा जाएगा, नीचे जाएगा। जब वो वाइब्रेशन कर रहा होता है तो एयर का जो एयर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। जैसे द वे वी स्पीक, लाइक हम लोग स्पीक करते हैं तो प्रेशर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर सक करते हैं। So we change the pressure, we push the molecules, air molecules to move, to disturb. Exactly same fashion पर ये जो वायर है वो सराउंडिंग एयर को डिस्टर्ब करता है, और जैसे वो सराउंडिंग एयर को एक पर्टिकुलर पैटर्न पर डिस्टर्ब करता है, दैट बिकम्स द साउंड। सो साउंड बेसिकली यही होता है कि आप एयर प्रेशर को एक पर्टिकुलर वे पर डिस्टर्ब करो। सेम थिंग दिस कॉर्ड और ये जो वायर है वो प्रोड्यूस करता है। उसके लिए आप पाओगे कि ये मॉलिक्यूल्स, ये जो वायर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो मूव कर रहे हैं, दे आर डूइंग एज सच, बट नॉट ऑल देम टुगेदर। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो फिक्स्ड बन जाते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने लेमडा कितना लिया हुआ है या फिर कहाँ पर नोड क्रिएट किया हुआ है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स, जब जैसे हमने बाउंड्री वाले बनाया ना वेव, ये वेव पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, फिर ये पार्टिकल्स नीचे जाएंगे कलेक्टिवली, तो ये वायर ऊपर जाएगा, वायर नीचे जाएगा, वायर वाइब्रेट करेगा तो एयर को वाइब्रेट करेगा। सो एयर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, फिर वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगी साउंड में बन करके, फिर आपको साउंड सुनाई दे जाएगी। अंडरस्टूड? सो ये जो नोट्स की लोकेशन है, इसको हम लोग और इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंटी नोड्स की लोकेशन है, उनको आपको समझना है। वायर कैसे बिहेव कर रहा था वो समझना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल नहीं मूव कर रहे होते हैं, बाकी पॉइंट्स मूव कर रहे होते हैं। आगे चल करके आप देखेंगे जो बाकी पॉइंट्स मूव करते हैं वो सेम फेज में मूव करते हैं। दैट मींस ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। सो इस तरह से वो एयर को डिस्टर्ब करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एनीथिंग एल्स? No, sir. Okay, so that's all for the day. Thank you everyone, and in the next lecture we will be moving forward.